हेलो एवरीवन। पीवाईक्यू सीरीज़ में आगे बढ़ते हुए अभी तक अपन ज्योग्राफी में कितना कर चुके हैं? 2013 से और 2017 तक के क्वेश्चंस कर चुके हैं। आज करने वाले हैं अपन 2018 के क्वेश्चंस। ठीक है, स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। फर्स्ट क्वेश्चन है अपना, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट स्टेटमेंट है, भारत में राज्य सरकारों को गैर कोयला खदानों की नीलामी का अधिकार नहीं है। ऐसी बात तो नहीं है, क्योंकि राज्य सरकार को गैर कोयला खदानों की नीलामी का अधिकार मिला हुआ है भाई। आंध्र प्रदेश एवं झारखंड में सोने की खदानें नहीं भाई, आंध्र प्रदेश में है सोने की खदानें। झारखंड का मुझे आइडिया नहीं है, झारखंड में कोयला ज़्यादा है, बट आंध्र प्रदेश में हैं कोयले की खदानें। राजस्थान में लोह अयस्क की खदानें हैं। हाँ, नो डाउट है अपने भाई। ठीक है, तो मेरे अकॉर्डिंग तो इसमें ओनली थर्ड सही है, केवल 3 आंसर देखते हैं, केवल 3 है। पढ़ते हैं इसके बारे में। भारत में राज्य सरकारों को गैर कोयला खदानों की नीलामी का अधिकार है। खान तथा खनिज विकास एंड रेगुलेशन एक्ट 1957 2015 में संशोधन के अनुसार राज्य सरकार कोयला तथा एटॉमिक खनिज के अलावा खनिजों की नीलामी का अधिकार राज्य सरकारों को है। ठीक है भाई, राज्य सरकारें संबंधित राज्य की सीमा के भीतर खनिजों की स्वामी होती है। ओके, बिल्कुल सही बात है। नेक्स्ट सॉरी, इसी का ही है। खान और खनिज विनिमयन और विकास अधिनियम 1957, यह अधिनियम गौण खनिजों एवं परमाणु खनिजों को छोड़कर सभी खनिजों पर लागू होता है। गौण खनिज कौन से होते हैं भाई? ये वे खनिज होते हैं जो खान और खनिज विकास और विनियमन अधिनियम 1957 द्वारा लघु खनिजों के रूप में वर्गीकृत किए गए हैं। कोई भी खनिज जिसे केंद्र सरकार की अधिसूचना द्वारा गौण खनिज घोषित किया जा सकता है। राज्य सरकार राज्य पत्र में अधिसूचना द्वारा गौण खनिजों के संबंध में उत्खनन पट्टों, खनन पट्टों एवं अन्य खनिज रियायतों के अनुदान को विनियमित करने और उससे संबंधित प्रयोजनों के लिए नियम बना सकती है। गौण खनिज में बोल्डर, सिंगल, चेलेडोनी कंकड़, चूना खोल कंकड़ और चूना पत्थर, ईंट मिट्टी, फूलर की मिट्टी, बेंटोनाइट, रोड मेटल, स्लेट, मार्बल, घरेलू बर्तन बनाने में प्रयुक्त पत्थर, क्वार्ट्जाइट और बलुआ पत्थर, सोरा और साधारण मिट्टी आदि शामिल हैं। ये बात हुई गौण खनिज की। अब पढ़ते हैं प्रमुख खनिज वे हैं जो खान और खनिज विकास और विनियमन अधिनियम 1957 में निर्दिष्ट हैं। कुछ प्रमुख खनिजों में लिग्नाइट, यूरेनियम, कोयला, सोना, केनाइट, लौह अयस्क, सिलिमेनाइट, सीसा जस्ता, मैग्नीशियम, टंगस्टन और हीरा आदि शामिल हैं। कथन 2 भी गलत है भाई, कथन 2 गलत अभी बताया था। भारत में सोने के भंडार बिहार, राजस्थान, कर्नाटक, बंगाल, आंध्र प्रदेश, झारखंड में पाए जाते हैं। रामगिरी आंध्र प्रदेश तथा लोवा सिंहभूम झारखंड में सोने की खदानें पाई जाती हैं। कथन 3 सही है। क्यों भाई? क्योंकि राजस्थान में डाबला, सिंघाना, नाथरा की पाल व पूर्व बनेड़ा में लौह अयस्क पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शहर दिल्ली के सबसे समीप देशांतर पर स्थित है? तो भाई इसका थोड़ा सा आइडिया होना ज़रूरी है। शायद बेंगलुरु इसके आसपास है। ये 77 डिग्री 37 मिनट पे है देशांतर पर। दिल्ली भी समथिंग इतने पे ही है, तो इसका आंसर ये है। बाकी देख लेना, ये बेंगलुरु का अक्षांश तो 12 डिग्री 57 मिनट है, देशांतर 17 डिग्री 37 मिनट है। इसी प्रकार अन्य आसपास के राज्यों का भी दे रखा है। नई दिल्ली का अक्षांश तो है 28 डिग्री 35 मिनट और देशांतर है 72 डिग्री 12 मिनट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र हर कुछ 100,000 सालों में उत्क्रमित हुआ है। चुंबकीय क्षेत्र बढ़ा है, बात तो सही है। पृथ्वी जब 4,000 मिलियन वर्षों से भी अधिक पहले बनी है तो ऑक्सीजन 54% थी और कार्बन डाइऑक्साइड नहीं थी। नहीं भाई, उस टाइम ऑक्सीजन नहीं प्रेजेंट थी। सेकेंड स्टेटमेंट गलत है। जब जीवित जीव पैदा हुए उन्होंने पृथ्वी के आरंभिक वायुमंडल को बदल दिया था। ये बात तो सही है, थोड़ी बहुत देखते हैं। भूचुंबकत्व पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र की गतिशीलता का अध्ययन है जो बाहरी कोर में उत्पन्न होता है।
पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र मुख्य रूप से एक भू अक्षीय द्विध्रुव है, जिसमें उत्तर और दक्षिण चुंबकीय ध्रुव भौगोलिक ध्रुवों के पास स्थित हैं। जहां भूचुंबकीय दक्षिणी ध्रुव पृथ्वी के भौगोलिक उत्तर के पास होता है और उत्तरी ध्रुव पृथ्वी के भौगोलिक दक्षिण के पास होता है। पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र को भूगर्भीय अतीत में उत्क्रमित और पलटने के लिए जाना जाता है। यह उत्क्रमित आम तौर पर काफ़ी धीमी हो रही है, लगभग 9 किलोमीटर प्रति वर्ष, जिससे वैज्ञानिक आसानी से इसकी स्थिति पर नज़र रख सकते हैं। लेकिन सदी की शुरुआत के बाद से यह गति बढ़कर 50 किलोमीटर प्रति वर्ष हो गई। अतः फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है? सही है। सेकंड स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि जब पृथ्वी बनी उस समय वातावरण में मीथेन, जलवाष्प, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन और अमोनिया मौजूद थे। वायुमंडल में उपस्थित CO2 वर्षा के पानी में घुलने से तापमान में कमी आई, जिससे वर्षा हुई। पृथ्वी की धरातल पर वर्षा का जल गर्त में इकट्ठा होने लगा और महासागर बनने लगा। लगभग 380 करोड़ वर्ष पूर्व जीवन का विकास महासागरों से हुआ। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया विकसित हुई। इस प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा वायुमंडल में धीरे धीरे ऑक्सीजन में बढ़ोतरी हुई। अतः थर्ड स्टेटमेंट क्या है? सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सौर ऊर्जा उत्पादन के संदर्भ में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। भारत प्रकाश वोल्टीय इकाइयों में प्रयोग में आने वाले सिलिकॉन वेफर्स की दुनिया में तीसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश है। सिलिकॉन वेफर्स तो ये आयात करता है उल्टा। सौर ऊर्जा शुल्क का निर्धारण भारतीय सौर ऊर्जा निगम के द्वारा किया जाता है। पता नहीं भाई। तो भाई देखो, ये न तो एक न दो, मोस्ट ऑफ आंसर अगर मतलब किसी भी ऑप्शन में ये दिया हुआ तो मोस्ट ऑफ 99% आंसर वही होता है। ये ट्रिक है UPSC की। सिलिकॉन वेफर्स चिप्स सिलिकॉन जर्मेनियम अर्धचालकों के द्वारा निर्मित सेमीकंडक्टर वेफर्स हैं। आधुनिक इलेक्ट्रॉनिक उत्पादों के महत्वपूर्ण घटक हैं। भारत वर्तमान में सेमीकंडक्टर चिप्स का आयात करता है ताइवान, चीन, दक्षिण कोरिया और अमेरिका से। भारत में सेमीकंडक्टर मिशन की शुरुआत की है भारत को सेमीकंडक्टर वेफर्स उत्पाद में आत्मनिर्भर बनाने के लिए। तो फिर इनकी शुरुआत हुई है अभी। तो भारतीय सौर ऊर्जा निगम SECI स्थापना कब हुई भाई? 20 सितंबर 2011 में। नवीकरणीय मंत्रालय के अंतर्गत एक CPSU है। उद्देश्य इसका क्या है? इसकी स्थापना राष्ट्रीय सौर मिशन NSM के कार्यान्वयन और उसमें निर्धारित लक्ष्यों की उपलब्धि को सुगम बनाने के लिए की गई थी। यह एकमात्र CPSU है जो सौर ऊर्जा क्षेत्र को समर्पित है। ये विभिन्न अक्षय ऊर्जा संसाधनों, विशेष रूप से सौर ऊर्जा और बिजली के व्यापार, अनुसंधान एवं विकास आदि के प्रचार और विकास में लगा हुआ है, लेकिन सौर ऊर्जा शुल्क का निर्धारण नहीं करता है। और सौर ऊर्जा शुल्क का निर्धारण केंद्रीय विद्युत नियामक आयोग CERC द्वारा किया जाता है। CERC भारत में बिजली क्षेत्र का एक प्रमुख नियामक और विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 76 के तहत अर्धन्यायिक स्थिति के साथ काम करने वाला एक वैधानिक निकाय है। कार्य इसकी क्या है? केंद्र सरकार के स्वामित्व या नियंत्रण वाली उत्पादन कंपनियों की टैरिफ को विनियमित करना, बिजली के अंतर्राज्यीय संचरण को विनियमित करने के लिए, बिजली के ऐसे प्रसारण के लिए शुल्क निर्धारित करना। ठीक है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी एक कृत्रिम झील है? भाई कृत्रिम झील जिसे मानव निर्मित कहा जा सकता है, तो ये है अपनी कोडाईकनाल तमिलनाडु। बाकी सारी की सारी क्या है? प्राकृतिक झील है। ठीक है, पढ़ते हैं इसके बारे में। कोडाईकनाल तमिलनाडु। कोडाईकनाल झील, इसे कोडाइक झील के नाम से भी जाना जाता है, भारत के तमिलनाडु के डिंडीगुल जिले के कोडाईकनाल शहर में स्थित एक मानव निर्मित झील है। यह दलदली झील बनाने के लिए एक मिट्टी के बांध का निर्माण किया गया था, जहाँ 3 धाराएं बहती थी। कुरिंजी स्ट्रोबलिंथस कुंथियाना झील के जल संग्रहण क्षेत्र में मिलने वाला एक अद्वितीय फूल का पौधा है। ये 12 साल में एक बार खिलता है। ओके, ये इसके बारे में था कोडाईकनाल झील के बारे में। नेक्स्ट है कोलेरू झील के बारे में। कोलेरू झील आंध्र प्रदेश में कृष्णा और गोदावरी नदी के डेल्टाओं के बीच स्थित है। वापस से भी आया ये क्वेश्चन। प्रवासी पक्षियों जैसे ग्रे स्पॉट बिल्ड पेलिकन, साइबेरियन क्रेन,
आइबिस और पेंटेड स्टॉर्क के लिए एक महत्वपूर्ण निवास स्थान है। इसे 2002 में रामसर सम्मेलन के तहत अंतर्राष्ट्रीय महत्व की आर्द्रभूमि घोषित किया गया था। इसे नवंबर 1999 में वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत वन्यजीव अभ्यारण्य घोषित किया गया था। झील को सीधे मौसमी बुडामेरू, तालिमेरू, रामिलेरू, गदेरू और बुलुसुआगु धाराओं नदियों से पानी मिलता है। नेक्स्ट है आटा पका पक्षी अभ्यारण्य आंध्र प्रदेश में कृष्णा गोदावरी सीमा पर कोलेरू झील में स्थित है। ये एक प्राकृतिक झील है। नैनीताल झील, इसे नैनी झील भी कहते हैं, एक प्राकृतिक मीठे पानी की झील है जो भारत के उत्तराखंड के कुमाऊं में नैनीताल शहर के बीच स्थित है। यह मूल रूप से कैसी है? विवर्तनी की है, जो आम के आकार की है, अर्धचंद्राकार की है। ठीक है। रेणुका झील भारत में हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले में है। यह हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी झील है। इस झील का नाम देवी रेणुका के नाम पर रखा गया। नवंबर 2005 में इसे रामसर स्थल के रूप में नामित किया गया। 2022 में वापस से रेणुका झील से क्वेश्चन आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट स्टेटमेंट, बैरन द्वीप ज्वालामुखी एक सक्रिय ज्वालामुखी है जो भारतीय राज्य क्षेत्र में स्थित है। बैरन द्वीप ग्रेट निकोबार के लगभग 140 किलोमीटर पूर्व में स्थित है। पिछली बार बैरन द्वीप ज्वालामुखी में 1991 में उद्गार हुआ था और तब यह निष्क्रिय बना हुआ था। नहीं भाई, 1991 में उद्गार हुआ था, तब से ये निष्क्रिय बना हुआ है। नहीं नहीं नहीं, निष्क्रिय नहीं बना हुआ है, तो ये सक्रिय ही। तो थर्ड स्टेटमेंट तो गलत है, तो थर्ड गलत है, तो बी और डी। फिर आंसर ए और सी में बचा। सक्रिय ज्वालामुखी है जो भारतीय राज्य क्षेत्र में स्थित है। बाकी नहीं पता यार, इसमें स्टेटमेंट फर्स्ट सही बता रखा है। देखते हैं इसके बारे में। ये तो अंडमान निकोबार में है। ये भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है? सही है। ये फिर से सक्रिय हो गया है। 150 साल तक सक्रिय रहने के बाद 1991 में बैरन आइसलैंड ज्वालामुखी फटा था, तब से इसमें कुछ न कुछ गतिविधि दिख रही है। बैरन द्वीप ग्रेट पोर्ट ब्लेयर के लगभग 140 किलोमीटर पूर्व में स्थित है। अतः स्टेटमेंट 2 गलत है। 1991 के बाद ये कई बार बैरन द्वीप ज्वालामुखी में उद्गार हुआ है। बात बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। विश्व की सर्वाधिक प्रवाल भित्तियां उष्णकटिबंधीय सागर जलों में मिलती हैं। प्रवाल भित्तियां उष्णकटिबंधीय सागर जलों में, हाँ। विश्व की 1/3 से अधिक प्रवाल भित्तियां ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया और फिलीपींस के राज्य क्षेत्रों में, हाँ भाई, इनमें मिलती है, लेकिन 1/3 पता नहीं भाई। 1 और 2। उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों की अपेक्षा प्रवाल भित्तियां कहीं अधिक संख्या में जंतु संघों का प्रपोषण करती है। ये बात भी बिल्कुल सही है। तो मेरे अकॉर्डिंग तो 1, 2, 3 है भाई। ओह वाह, सही है। कोरल एक जीवित प्राणी है। कोरल का जोक्सानथेला सूक्ष्म शैवाल के एक साथ एक सहजीवी संबंध है जो कोरल पर रहता है, अर्थात समुद्री तल पर रहने की बजाय शैवाल कोरल पर रहता है जो समुद्र की सतह के करीब और इस प्रकार पर्याप्त प्रकाश प्राप्त करता है। अपने प्रकाश संश्लेषण गतिविधियों के माध्यम से जूजेंथले पोषक तत्वों के उत्पादन में प्रवाल की सहायता करते हैं। कोरल रीफ को अपना रंग जो जोक्सानथेले से मिलता है जो उनके उत्तकों के भीतर रहते हैं। कोरल रीफ्स उथले उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में स्वच्छ, स्पष्ट और गर्म समुद्र के पानी में पाए जाते हैं। प्रवाल भित्तियों में अत्यधिक उच्च उत्पादकता और जैव विविधता होती है, जिससे उन्हें महासागरों के उष्णकटिबंधीय वर्षावन उपनाम भी मिलता है। कथन 3 सही है। यह उष्णकटिबंधीय वर्षावनों की तुलना में कहीं अधिक जंतु संघों का पोषण करती हैं। ठीक है भाई, ये विश्व के कोरल रीफ्स के एरियाज हैं सारे के सारे। ठीक है, बढ़ते हैं आगे की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्षेत्र जो कभी कभी समाचारों में उल्लेखित है, देसी उस टाइम आए होंगे समाचारों में 2018 के दौरान। तो ये कैटालोनिया, भाई देखो कैटालोनिया, इसमें सही तो देखो कैटालोनिया स्पेन भी है, और ये मिंडानाओ
ये कहाँ पर है, फिलीपींस में। बाकी दोनों गलत हैं, देख ही लेते हैं डायरेक्ट। तो कैटालोनिया स्पेन में है, क्रीमिया रूस में है, मिंडानाओ फिलीपींस में है और ओरोमिया इथोपिया के अंदर है। तो ये था क्वेश्चन अपना लास्ट 2018 के क्वेश्चन पेपर। कल करते हैं अपन 2019 का पेपर। चलो ऑल द बेस्ट, बाकी करते हैं नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू।